पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। यहां पे कोई हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। एक हाउस कमेटी बनाई जाए, आइन की एब्रोगेशन जो है 4 सफा जो है उसका हिसाब ले, अदलिया से हिसाब ले, इस अदलिया से हिसाब ले। ये अपने पुरखों का हिसाब दे ना, हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं। पार्लियामेंट मस्ट राइज टू द ओकेजन। हम हॉस्टेज ना बन जाएं चंद मुट्ठी भर लोगों के आगे जो है। नाज़रीन, यह है रेड लाइन। आज ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो आवाज़ बुलंद की गई उसके अंदर तमाम जमातों ने अपनी आवाज़ मिलाई है। अब जिस खदशे का हम इजहार करते रहे हैं वो खदशा नतीजे पर खड़ा है, यानी हेड ऑन कन्क्लूजन है पार्लिमान और जस्टिस बंदियाल की कोर्ट के दरमियान। दोनों में से किसकी जीत होनी है वो तो एक अलहदा बहस है, लेकिन इसमें नुकसान किसका होना है और किसने कितना नुकसान उठाना है, पार्लियामेंट की तरफ से आज वाज़ेह अंदाज से बता दिया गया है कि ये जो काम जारी है, जो सियासी मुबैना तौर पर केसेस को आइन का लुबाता उड़ाकर चलाया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। जजेस को भी पार्लियामान के अंदर तलब किया जा सकता है। आवाज़ बड़ी वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये आवाज़ सुनाई देगी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रद्दअमल भी सामने आएगा। इसके ऊपर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। हमारे पास नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान की तरफ से, जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, आबिद शेर अली खान साहब, आबिद अली शेर अली साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। तीनों मेहमान जो है अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन अपने हलकों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और जमहूर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। नाज़रीन, हम बात करेंगे सिंध मरदमशुमारी के ऊपर क्यों एहतजाज कर रहा है, वो एक सेपरेट हिस्सा होगा जिसमें हमें ज्वाइन करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत। इमरान अमरीका भाई भाई बन गए हैं, अब इसके ऊपर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इसके का भी। तो आबिद साहब, आपसे हम बात का आगाज़ करते हैं। यह आपकी जमात की तरफ से वाज़ेह अंदाज से ख्वाजा आसिफ ने एक पैगाम दे दिया। आप बतौर सियासतदान जो हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, आपके ख्याल में आपके हल्के के अंदर से भी यही आवाज़ आ रही है, वाकतन ये आवाम की आवाज़ सुनाई आपको दे रही है, या पार्लियामान के अंदर सियासतदानों का गुस्सा निकल रहा है? बहुत शुक्रिया तला साहब, ये आपने बड़ा एक अहम सवाल किया है। ज़ाहिर है हम लोगों के लाख से ऊपर वोट लेकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं और मुख्तलिफ़ जमातों के नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और इसे कानून साज इदारा कहते हैं। पार्लियामेंट एक कानून साज इदारा है और सॉवरन है और इसकी सॉवरनिटी पर किसी किस्म का ना कोई कंप्रोमाइज़ होगा, ना किसी चैलेंज को कबूल किया जाएगा। आप मुझे बताएं कि 3-4 चीज़ें हैं तला साहब। एक तो जब कानून बना नहीं, सो मोटो ले लिया गया और उसके बाद इलेक्शन की डेट और इलेक्शन कमीशन का फिर क्या किरदार रह जाता है। जब आप तमाम अदारों को अपनी मुट्ठी पे रख लेंगे, आप तमाम अदारों को कहेंगे जी को जो वन विंडो ऑपरेशन है इसके ज़रिए आप तहरीक इंसाफ को सांस देंगे, ऑक्सीजन देंगे और वो वेंटिलेटर पे लगाकर उसको पंप करके आप उसको जैसे जनरल बाजवा साहब के दौर में, जनरल फैज़ हमीद के दौर में उसको ऑक्सीजन लगाकर उसको पैम्पर पहनाकर इमरान खान और PTI को इक़्तिदार में लाया और जिसका खमियाजा तला साहब हम सब भुगत रहे हैं। आप मुझे बताएं, मैं भी एक अपने हलके में बैठता हूँ, अपने हलके की आवाम को डील करता हूँ, उनके मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हल करते हैं कि कोई मैं भी इसी रियलिटी के अंदर रहता हूँ। तो मुझे बताएं कि जो कानून साज इदारा है आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। आपने इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फंक्शंस को ही ख़त्म कर दिया। आपने पार्लियामेंट की आपने सॉवरेनिटी को बिल्कुल रेजा कर दिया। ये वो पार्लियामान नहीं है जो जनरल मुशर्रफ के आगे वो अब फौत हो गए। मैं वैसे ही एक मिसाल दे रहा हूँ कि उस वक्त डिक्टेटर के आगे झुक जाना, जब मामलात को झुक जाना। अब आप मुझे बताएं कि ये आप कड़ी ले लें, आपके पास टाइम थोड़ा है। मैं 1 सेकंड में अगर वो ऑडियो लीक्स का जिक्र करूं, मैं वीडियो लीक्स का जिक्र करूं, मैं सास लीक का जिक्र करूं, मैं बेटे लीक का जिक्र करूं, मैं साकिब निसार की हिस्ट्री का जिक्र करूं, मैं नजम साकिब का जिक्र करूं जिसने हमारे खिलाफ फैसले दिए करोड़ों रुपए की। आप बुनियादी तौर पर यह फरमा रहे हैं कि आपने अब कश्तियां जला दी हैं, अब वाज़ेह अंदाज कश्तियां नहीं जलाई को रिस्पॉन्ड करना हो। देखिए तो क्या जलाया?
हमें वोट दिया है लोगों ने, ये है सही वोट की इज्जत का सवाल, जहां पे पूरी पार्लियामान खड़ी है। एक तरफ वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो वाला मामला, ये है वोट की हुर्मत, ये है वोट की हिरमत, ये है पार्लियामेंट के वोट की हिरमत, ये अब सॉवरेनिटी पार्लियामान की, जो नवाज शरीफ भी बात करते थे, जब वोट की हुर्मत और पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाएगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं चंद साहब से, जाहिद साहब से बात करता हूँ। जाहिद साहब की जमात ने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की हुई है, और भी पाकिस्तान के अंदर दलितर हैं जुडिशरी के अलावा, लेकिन ज़रा फोकस उसके ऊपर जाएगा। चंद साहब जरा अगर आपसे पूछ पाऊँ, वाकईतन हल्के के अंदर से आवाज़ आ रही है ये बड़ों की लड़ाई हो रही है, ये अवाम की लड़ाई है, बड़ों की लड़ाई है, पहले ये तय करें ना। देखें जी, लड़ाई जिसकी भी है, ये अब लग रहा है कि ये कोई राजनीति की लड़ाई है। नंबर एक, अवाम को ये लग रहा है ठीक कि ये इक़्तिदार की जंग है, और इक़्तिदार की जंग में सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है। ठीक, सियासतदानों के दरमियान होती है इक़्तिदार की जंग, सियासतदानों को एक दूसरे को सारा कुछ भी हम करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जलसे भी करते हैं, गाली गलोच भी, ताकत का खेल है ना जी, ज़रा ताकत में आने के लिए करते हैं ना सब कुछ। लेकिन हमेशा पाकिस्तान की तारीख में जो अलमिया रहा है, हमेशा कहा जाता रहा है कि कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी जुडिशरी, कभी एक जो वो कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट का जो मंबा था, उसका जुडिशरी हमेशा हिस्सा रही है। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो दूसरे इदारे हैं वो तमाम पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री, मैंने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम देखा है। अब जो जुडिशरी थी, पहले वो नज़रिया ज़रूरत होता था, करते खुद थे, प्रिविलेज भी लेते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन ज़िम्मे किसी और इदारे के डाल देते थे। अब दूसरा इदारा न्यूट्रल ताने सुनने के बाद, सारा कुछ होने के बाद, गलतियां दोहराने के बाद, हर एक को अपनी गलती का एहसास हुआ, हर एक ने कहा कि हम इससे निकलते हैं। निकलने के बाद लेकिन अब जुडिशरी जो है वो फिर मेरे ख्याल में अब ये एक तसर जा रहा है कि जुडिशरी अपनी जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है। जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है कि ये कहने जी आइन के लिए हम देखें, आइन के तहत ही पार्लियामान है, आइन को बनाया भी पार्लियामान है, अवाम के स्टेक होल्डर पार्लियामान के नुमाइंदे होते हैं या सियासतदान होते हैं, बाकी स्टेक होल्डर नहीं होते। लेकिन वो तो स्टेक होल्डर बन गए ना जी। नहीं, मैं नहीं समझता, इसलिए नहीं समझता कि वो उन्होंने उनकी एक ड्यूटी लगाई गई है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मुझे कोई बता दे, पॉलिटिकल बंदा, कोई जूरिस्प्रूडेंस का स्टूडेंट बता दे कि एक दिन सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलहदा कराना और कौमी के अलहदा कराना ये मुल्क के किस मफाद में, इस पे बहस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस मुल्क की बुनियादें कमज़ोर हैं, कमज़ोर बुनियादों पे आप एक आइन के लिबादे में एक ऐसी यलगार करें, और फिर ये असम्बलियाँ तोड़ी किस नीयत से गई थी, सिस्टम को डिरेल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल। क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि जो आइनी मामलात हैं उनकी एक अलग ट्रेन चल रही है, जो ताकत का खेल है उसकी एक अलग ट्रेन चल रही है। बताया जा रहा है कि आइनी मामलात ही असल मामलात है, लेकिन ताकत का खेल असल में है। और ताकत का खेल किसको लाने के लिए, वो आबिद साहब ने उसकी तरफ जिक्र किया। जरा वापस आता हूँ, आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो ये जुडिशियल मामला हाईजैक कर जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा। आपके दूसरे भी एजेंडा थे ना, बता रहे थे लॉ एंड ऑर्डर है, आप केपीके के अंदर जो हालात बने हुए हैं, सेंसस भी उसके अंदर शायद आता होगा, लेकिन तो हाईजैक कर जाएगा आप ये मामला कि नहीं? देखिए, सीधी सी बात है कि हम समझ रहे हैं कि ज़ाहिर है कि पॉइंट्स एक नहीं है, ये भी है, जुडिशरी भी है और लैंड एसोसिएशन भी है, बहुत सारे हैं। देखिए दरद भाई, ये हमें ये जो पार्लियामेंट अभी मौजूद है ना, ये लेट न जाए, इसके पास ये मौका है कि आजकल की तकरीर के बावजूद आप ये कह रहे हैं? सुने इसलिए कि 47 से लेकर आज तक पार्लियामेंट को या आवाम के जो इज़्ज़त, वोट की इज़्ज़त की बात है, उसको रगड़ा जाता है। पहले वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके पॉलिसी लगाते थे, ये नज़र ज़रूरत के तहत पैसे ले देते थे। अभी ये मसला ख़राब कहाँ से हुआ? क्योंकि इमरान खान को जब उनने अपने कंधों से उतारा, इनने अपने कंधों पे बिठा दिया। अब मुझे आप बता दें कि 63A का जो तशरीह किया गया है, बदकिस्मती हमारे मुल्क में हमारे जज साहब और हमारे वकील पता होता है कि ये केस गलत है, आर्गू करते हैं कि नहीं करते, ठीक, उसके लिए कोई जाविये ढूंढते हैं कि नहीं? अब तो जजों ने अपना केस आर्गू करना शुरू कर दिया। वही तो कमाल बात ये है कि पहले वकला आर्गू करते होते, अब जज आर्गू करे अपना ही केस। और ये जो अभी जो जुडिशरी हमारी ये LFO के बाद जो बनी है, ये तो सारा ये अपने इंटरप्रिटेशन करता है। लेकिन आपने मुझे मैं उस जुमले पे ठहर गया हूँ, मुझे उसके ऊपर वापस आने। आप क्यों कह रहे हैं कि आप खदशा है कि पार्लियामेंट लेट ना जाए?
देखिए जी, मैंने इसलिए कि हमेशा के लिए ऐसा हुआ है और अभी जिस तरीके से ये खड़े हैं तो खड़े होना चाहिए। हम इनके साथ खड़े हैं। हम आज भी जो हमारे स्पीच आपकी जो जमात ने जेयूआई की तरफ बहुत पहले स्टैंड ले लिया था, आपको याद है? आपको याद है क्या? कोर्ट के अंदर नहीं गए आप? नहीं, हम ना कोर्ट के अंदर गए और आपने कहा था कि हमारे जो लीडर थे उसने कहा कि ये इस्तीफा दे दे, अगर नहीं देते तो हम उसके खिलाफ फिर एहतजाज करेंगे, मार्च करेंगे। और हमने हमारा अभी भी ये फैसला है। लेकिन हम चूंकि ये ऑल पार्टीज के सारे सब का जो कल करेंगे, सब पार्टी उनको देखेंगे, सोचेंगे कि भाई इस वक्त इस मुल्क को बचाना है। आपने कहा आवाम का आवाज़ क्यों नहीं है? आवाम की आवाज़ इसलिए है कि आवाम की जो मुश्किलात ये लड़ाई से बन रही है वो सारा असर आवाम पे करता है। आबिद साहब के पास चलते हैं। आबिद साहब, ये जो शक है बाज़ जमातों के जहन में और जाहिद साहब ने उसका जिक्र किया कि पार्लियामेंट के लेट ना जाए, आज के की बयानात के बाद और आपकी जो पहले आपने इब्तदाई कलमात में कहा उसके बाद भी ये शक मौजूद होना चाहिए कि पार्लियामेंट की वाक़तन बैकफुट पे न चली जाए। तला साहब, पार्लियामान लेटने के लिए नहीं होती। नंबर एक, पार्लियामान पाकिस्तान की 23 से 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामान करता है। पार्लियामान फैसले करता है। पार्लियामान के बनाए हुए कानून के ऊपर जो अदालतें हैं उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो आप कानून साज अदारे को, अब आप कांग्रेस को ले लें, क्या वो जजेस को कॉल नहीं करते अपने हाउस कमेटी के अंदर? क्या वो तो बल्कि जजेस का इंटरव्यू भी करते हैं। कांग्रेस जो है वो सिफारिश पे जज लगाती है। वो नहीं, सिफारिश के नीचे आके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देती है। आखिर पे उसकी फिर इसी को पार्लियामेंट ने किया ना, इसी हाउस के अंदर से मूव हुए थे कि नहीं। और अब जो है आप माफिया मांग रहे हैं कौम से कि जी हमसे गलती होगी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आप नहीं, कोई ऐसी माफी वाली बात नहीं है। पार्लियामेंट एक कमजोर पार्लियामेंट का वजूद में आया। और सुनने सर, मेरी बात सुनने, कमजोर पार्लियामेंट बनाई इलेक्शन हैक करके, इलेक्शन को टेम्पर करके, जो मैच फिक्सिंग करके, अदलिया का जो उस वक्त सरगना था साकिब निसार, जस्टिस सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद, और उन लोगों ने हाईजैक किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया। उसके बाद जिन जजों की मैं बात कर रहा हूं, माजरत कर रहे हैं, वो उन्होंने नहीं लगवाए, वो आपने कोर्ट के हवाले किए हैं आपके अपने बयान के मुताबिक। सर हमने कोई माजरताना, ये देखें, मैंने आपने सवाल किया, पार्लियामान खड़ी है, खड़ी रहेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पार्लियामान अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ कर जाए। मेरी ज़ात पर आए वो मैं और चीज़ है। जब आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, जो 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदा जमात है और चंद अफराद जो बाहर हैं, उनके कहने पर आप सारी सिस्टम को, सास के कहने पर, बेटों के कहने पर, बेटियों के कहने पर मामला जो लीक्स आ रही है, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ। तल्ला साहब, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से चाहूँगा कि इसके फ्रेंसिक होना चाहिए। जो लोगों ने ये जुर्म किया है उनको कटहरों में आना चाहिए, ताकि उनको एक एग्जाम्पल बनाया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में फिर पाकिस्तान का ऐसा हाल ना हो। तो यही किस जुर्म का जिक्र कर रहे थे? आपके पास मुश्किल तरीन सवाल के साथ किस जुर्म की बात करें? आप मुझे बताएं, क्या ये किस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम है कि शेर रशीद के साथ अस्पताल का वो इलेक्शन लड़ रहा है, आप उसके साथ अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं माजी के किस्से हैं, आपने उस वक्त तो कोई चीज रेज नहीं की। माजी के किस्से नहीं है, ये उन्हीं किस्सों से। मेरे भाई, मेरे तल्लत भाई, मेरे क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर, आप बड़े अच्छे बैट्समैन भी हैं, आप अच्छी कवर ड्राइवर भी खेलते हैं। आजकल तो इल्जाम ही लगता है, लेकिन ये नहीं, ये इल्जाम नहीं। मैंने आपकी वो ग्राउंड में, इस मार्गला रोड वाली ग्राउंड में मैंने आपकी बैटिंग देखी हुई है। बात ये है कि तल्लत भाई, ये बात उन लोगों का, अगर आप कहेंगे जी माजिया छो मिट्टी पा दो रहते, तो फिर जो मिट्टी पानी है तो तल्ला साहब पूरे मुल्क की मिट्टी पै जानी है। जब मेरी गल याद रख लेना हो, ये मिट्टी डालने का वक्त नहीं है। ये आप मुझे चंद साहब को आप लोगों को सजाएं देनी होगी। ये जो तड़ है पार्लियामेंट का, और ये मुश्किल सवाल होगा, ये इस वजह से है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी जुडिशरी से हाथ हटा लिया। देखिए, दो चीजें, पार्लियामेंट का तड़ अपना है या एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर, अगर मैं नहीं करूंगा, उनकी सपोर्ट का तड़ है? क्या तड़ है? एक जो बयानिया है ना इस वक्त पीटीआई का या इमरान खान का, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है,
अगर मैं माजरत के साथ अपने पार्लियामान से, मैं नहीं समझता कि पार्लियामान को तकड़ी है इस वक्त भी, हकीकत बता तकड़ी होती तो साकिब निसार और जो पिछला इलेक्शन जो जिस तरह पीटीआई को एक बबल के ज़रिए ऊपर लाया गया, जिसमें मैं ऊपर नाम लेता हूँ, बड़े इदारों के हमारे लोग शामिल हैं 2-3, कौन कौन? ठीक है, वो रिटायर फैज ब्रिगेडियर आदल वगैरह जो जिन्होंने ये ड्रामा किया था, तो पार्लियामान उनके ऊपर रेफरेंस भेजे ना सुप्रीम कोर्ट के, फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कितनी तकड़ी है, पार्लियामान कितनी तकड़ी है। ठीक, या पार्लियामान इंक्वायरी करे जो साकिब निसार ने जो खलवाड़ किया अपने अदालती फैसलों के ज़रिए, जिसमें आज सामने आ गई अब बात JKT जगीर तरीन के डिस्क्वालिफिकेशन वाली और सारे वो सादक और अमीन के फैसलों वाली। पार्लियामान इसके ऊपर इंक्वायरी करे, पार्लियामान इसके ऊपर कमीशन बनाए, पार्लियामान इसके ऊपर पार्लियामानी कमीशन बना दे, और कुछ नहीं कर सकती। जो करने वाला काम है वो करे। बयानिया तो आपने फिर काउंटर बयानिया डिस्कशन ना करें, मैं कहता हूं अभी भी हम सियासतदान कमजोर हैं, मैं मानता हूं। जो नहीं माफी मांग रहे हैं ना, तो मैं समझता हूं कि हमें माफी मांगनी चाहिए एक्सटेंशन वाले इशू पे। ठीक, एज ए सियासतदान, एज ए पोलिटिकल वर्कर, वो हमें उस वक्त बताया गया कि इस वक्त मुल्क के ये हक में है, ये हक में, उस वक्त PTI में था ना, तो मुझे पता है, मैंने भी शायद सोचा कि अच्छा दे दे मुल्क स्मूथली चलने दे आगे, लेकिन वो एक तारीख नहीं, मैं ईमानदारी मैं ईमानदारी की बात बताऊं, वो तारीख आपने यकीन किया कि जनरल बाजवा जो बता रहे थे कि बॉर्डर की सूरत हाल इतनी खराब है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। मुझे मेरी जनरल बाजवा साहब से एक मुलाकात हुई थी, मैं थोड़ा सा हिंट देता, बताइए। तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा था आपने जो ब्लंडर किया इस मुल्क के साथ उसको रिवर्स करें और वापस अपने ट्रैक पे इस मुल्क को चढ़ने दें। और 2002 की असम्बली ने मुद्दत पूरी की, 8 ने भी की, अल्लाह करे 13 वाली भी करे, और ये काम चलता रहे, डेमोक्रेसी चलती रहे। और आप, लेकिन अलमिया ये हुआ कि उनकी अपनी ख्वाहिशात आगे मज़ीद बढ़ गई, मज़ीद एक्सटेंशन तायात एक्सटेंशन, जिस तरह एक लीडर ने कहा कि इलेक्शन तक नहीं तो आप अगला भी ले लें। इसलिए जो गलतियाँ हुई हैं, कुछ गलतियाँ जो माफ़ी मांगने से ठीक हो सकती हैं, कुछ गलतियाँ जिसके ऊपर सजा जजा ज़रूरी है, कुछ गलतियां जिस पे आइंदा ना गलतियां करने का एक वादा कौम के साथ किया जाए। और सिर्फ अपना ही नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने भी करना है। नहीं, सारों ने वादा करना है, ये नहीं कि आप वादे करके बैठ जाए, एस्टैब्लिशमेंट कह जाए अच्छा नहीं 2 साल के बाद हमने दोबारा। अदरवाइज तलत भाई, ईमानदारी की मैं बात बताऊं, ये सारी प्रैक्टिस फजूल है, हम मुल्क पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए अब इस वक्त सामने तो PTI की लड़ाई लग रही है और सामने आपको लड़ाई लग रही है, ये एक बयानिया है। मैं समझता हूँ कोई बयानिया नहीं है, वो ताकतें जो इमरान खान को लाई थी, उन्हीं ताकतों की बाकियात आज अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं। ये लड़ाई की नौयत के ऊपर भी फोकस हम करें। देखिए वो बाकियात जो है ना, वो माइंडसेट जो कभी ज़ियाउल हक का माइंडसेट था, उसी माइंडसेट ने आगे पॉलिटिकल जमात बनाई, एक एंटी पार्टी वोट बनाया, एंटी ANP एक मिलिटेंसी को सपोर्ट किया, कराची में एक मिलिटेंसी को सपोर्ट किया। वो माइंडसेट आज भी मौजूद है, एक इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म और बड़ी चीजें उसमें शामिल है। आपने वैसे जरा उसको बड़ी गहरी बातें करी, बुनियादी तौर पर आइन से 2 नंबरी करते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। वापस आ जाइए इसके ऊपर। तो आप कल ये डिमांड करेंगे कि ये हकीकी एक्शन होना चाहिए? नवाज शरीफ साहब के टिकट पर देख रहा हूँ वो चल रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं जी कि साकिब निसार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं भाई, मैं इसलिए मैंने जो पहले बात की थी कि मुझे लेट न जाए, अब मैं वजह क्यों बता रहा हूँ। देखिए 2014 में जितने पावरफुल हुकूमत थी, और हुकूमत अकेली नहीं थी, अपोजिशन साथ खड़ी थी, ठीक, और तकरीरें ये हो रही थी कि अब बताए कौन क्या साजिश कर रहा है, क्यों नहीं बताया गया, लेटा नहीं, ठीक। आज भी ये तकरीरों से बात थोड़ी बनी गई थी कि तकरीरें करते जाओ, बस गालिम गलोच करते जाओ। भाई वो तो इमरान खान भी कर रहा था। आप पार्लियामेंट है, आपके सेक्रेटरी ए के साथ जो कुछ किया, तो आप फिर भी खामोश बैठे हुए। क्यों माने क्यों, और अभी क्यों बैठे खामोश? फिर आपने सही बात की कि आपने सौदा उसके साथ किया कि 2 जज आप ले ले और 1 जज हमारा ले ले, तो ये लेटने वाली बात है कि नहीं है? इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि आप एक्शन करें। साकिब निसार को आज तक तो तुमने हाथ ही नहीं डाल सका। वो जो हमारे जनरल साहब फैज हमीद, वो तो उसको किसी ने हाथ डाला, उसे किसी ने पूछा? उसने तो ये दहशतगर्दी जो अभी हमारे ऊपर दोबारा दहशतगर्दी मुसल्लत की गई है, तो उसने क्या, आज हमारी डिमांड यही है। आज भी हमारे साफ सुथरा पाकिस्तान मिला था, और कल भी जब हम डिमांड करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि भाई इनको सजा दे। ये एजेंडे पे है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल नहीं, आज हमारी सारी करारदाद आपके पास आएंगे, सब में हमने आज ये भी इस पर तकरीर हुई है कि ये दोबारा जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी और ये दहशतगर्दी को ख़त्म किया था, वो दोबारा मुसल्लत किसने किया?
जनरल फैज हमीद ने और ये जजेस साथ मिली हुई। ये देखिए ये अजीब सा मसला है कि एक पार्लियामेंट कहते हैं कि हम सॉवरेंट है, भाई सॉवरेंट तो एक्शन करो ना। ओके, मुझे ब्रेक में जाने दे, ब्रेक के बाद फिर आबिद साहब के पास वापस चलेंगे। तमाम जो गली बाती है इसको आपने एक्शंस में ट्रांसलेट करना है, और वाकईतन अगर आपने एक्शन में ट्रांसलेट नहीं किया तो डिस्कशन प्रोग्राम्स की शेल्फ लाइफ जो है ये 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होती, बल्कि शायद 6 घंटे होती है। कल को दोबारा उसी किस्म के सूरत हाल से आपको दो चार होना पड़ेगा अगर आपने एक्शन नहीं किया। एक्शन अगर करना है तो क्या ये पार्लियामेंट जिसके अंदर PTI मौजूद नहीं है कर सकती है? नहीं। ब्रेक बाद पार्लियामान को अगर अपने तकद्दस और इज्जत का एहसास है तो उन तमाम मामलात के ऊपर अवाम के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए सियासतदानों को जिसमें वो मुलव्वस हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये वादा करना चाहिए पब्लिकली कि दोबारा से आइन से खिलवाड़ नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जिन मामलात पर हम डिस्कशन करते हैं प्रोग्राम्स में उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। तो आबिद साहब, अगर पार्लियामान को एक्शन लेना है तो सिर्फ रिएक्शन की सूरत में नहीं होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट नॉकआउट करे आपकी लेजिस्लेशन को तब आप रिएक्ट करें। कोई अपनी इज्जत का खुद भी ख्याल होता है ना, कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन भी होता है। आपके ख्याल में किस किस्म का एक्शन पार्लियामान कर सकती है, ये करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि एक कमेटी बनानी चाहिए कि और दोनों हाउसों पर मुश्तमिल सेनेट और कौमी असम्बली, तो जो ये तहकीकात करें और तमाम जो फैक्ट्स हैं फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बनाकर पब्लिक कर एक वाइट पेपर कौम को बताएं कि ये हैं कौम के मुजरिम जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया जिसकी सज़ा आज 23 से 24 करोड़ अवाम भुगत रही है। तो जब तक ये मलिक साहब तलत भाई डरते रहेंगे तो डरने से काम नहीं होगा। बिल्कुल पार्लियामेंट को एक सॉवरेन अदारा है, लोगों के वोट लेकर आते हैं। अभी भी आपको तहकीकात की जरूरत महसूस हो रही है आपके ख्याल में? नहीं, अगर तहकीकात नहीं हुई तो फिर आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप ये देखें, ये ओपन एंड शट है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, ज़हीर इस्लाम साहब ने धरने दिला दिए पकड़ के, कोई और आता है तो कभी कादरी साहब को ला के बिठा दिया जाता है, कभी वो TLP को ला के सियासतदानों को कहते हैं जी ये गैर मुस्लिम है, ये काफिर हैं, ये गुस्ताख रसूल हैं, इनके ऊपर स्याहियाँ फेंकाई जाती हैं, इनके मुंह पे जूते मारे जाते हैं। तो ये सिर्फ सियासतदानी इसका टारगेट क्यों होते हैं? सियासतदान जो पाकिस्तान की अवाम का वोट लेकर आते हैं, तकरीम के साथ आते हैं, मेहनत के साथ आते हैं, तो वो जिल्लत के लिए नहीं आते पार्लियामेंट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त तो आ चुका है आगाज तहकीकात का 2014 के धरने से किया जाए। आपके ख्याल में अमली तौर पर 2014 के धरने से बिल्कुल अमली तौर पे करना चाहिए, अमली तौर पर बिल्कुल उन धरनों से करना चाहिए, बिल्कुल वहीं से शुरू करना चाहिए और तमाम जो किरदार है उनको सामने लाना चाहिए। चंद साहब जो है वो कोई दो राह विचार इस वक्त कर रहे हैं। चंद साहब जो है विचार नहीं, मैं कहता हूँ ये अगर अपने पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करनी है तो बिल्कुल सारों को पता है कि धरने पे कौन था, फैक्ट फाइंडिंग बन जाए 2013 के धरने के पीछे कौन था और इसका मतलब है अगर उससे भी थोड़ा सा पीछे जाना है तो रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के पीछे कौन था। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े खिलवाड़ हुए हैं। पीपल्स पार्टी तो विक्टिम रही है ना, अब शुक्र है कुछ और भी विक्टिम हमारे साथ आ गए हैं। पहले तो हम अकेले होते थे। अब आपके मामला ठीक है वैसे? नहीं अब ये अगर वैसे मैं कह रहा नहीं मेरे बात सुने, मामला ठीक नहीं, हमें तो वक्ती तौर पे माफी मिली हुई है इतना ही हमारे ठीक होते हैं। देखे ना आपने कि उधर से आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, उधर से आप कह रहे हैं कि वक्ती माफी के ऊपर आपका काम मेरी बात में एहतसाब देखें, अकाउंटेबिलिटी करप्शन ये एक नारा बनाया गया, कभी अकाउंटेबिलिटी जेन्युइन हुई नहीं है, सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हुई है। आप हाथ नहीं अगर अक्रॉस द बोर्ड हो ना अकाउंटेबिलिटी, किसी को इतराज नहीं है। मैं कहता हूँ अगर फ्री एंड फेयर तरीके के साथ जुडिशरी भी फ्री एंड फेयर हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर होता और ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना होती नैब के जरिए, तो आज ऐसी तो चीज़ें ना होती ना। अच्छा, ये आसान काम है जी पंचेस मारना साकिब निसार में। मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़ा मुश्किल काम है कि जब आप पूछें कि जी जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, मियाँ साहब के दौर में ही वो गए थे ना जी यहाँ से निकल के, और वो आए, फिर उनके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए, एहतसाब की बात नहीं हुई। ज़हीरुल इस्लाम का नाम आता है, जनरल फैज़ का नाम आता है, राहिल शरीफ का नाम कोई नहीं लेता बीच में, नाम लेना चाहिए। जनरल रिजवान का नाम कोई नहीं लेता बीच में, एक दो जनरल और अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये पूरा इकट्ठ है, आप नहीं कर सकते ये। अगर आप ये करेंगे तो इस वक्त जो आपको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सहूलत मुहैया है वो मुहैया नहीं होगी। चलो वो तो नहीं कर सकते हैं,
पैकेज खत्म लेकिन हो तलत- जाएगा वो। पैकेज खत्म हो तलत भाई वो तो जाहिर है, वो तो नहीं कर सकते। ये जजेस के खिलाफ तो कर सकते। कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या है? कमेटी बिठा दे, इनको बुलवाए, सेक्रेटरी ए का पूछे कि ये आपको किसने इख्तियार दिया था कि आपने पार्लियामेंट के आइन में जो तब्दीली कर दी। एक ये, दूसरा साकिब निसार को बुलाए कि आपने ये क्यों किया था। आप कमेटी खोसा को ना बुलाए, अजमत सईद को ना बुलाए, गुजार को ना बुलाए। मैं तो कहता हूँ कि जितने जो भी मुजरिम है, चलो अगर फैज़ हमीद को अभी नहीं बुला सकते तो उससे पहले वाले तो बुला लें। जाहिर साहब, अगर इन सारों ने बातें करनी शुरू कर दी ना, तो माजरत के साथ 90% पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इधर भी देखेंगे और उधर भी देखेंगे और बगले झांकेंगे। मुझे ये सवाल, मैं ये बात आपसे यही करना चाहता था, ये जो मैंने आपको कहा था कि लेट न जाए, मेरे मकसद पे अभी आ गए ना। मेरे उस बात को आबिद साहब, मैं इसलिए कह रहा था कहते हैं कि इसमें जुर्रत अपने आप के अंदर पैदा करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये इस वक्त जो आइन के साथ या पाकिस्तान के साथ हो, अल्लाह रहम। आबिद साहब, शीशे के घर में बैठ के ना दूसरों की तरफ पत्थर नहीं उछालने चाहिए। जनरल बाजवा ने एक मीटिंग के अंदर बताया कि किस तरह आपकी जमात के ज़ोमा जो आज बड़े अहम ओहदों पर फायज हैं, उनके सामने बराबर में बैठ के रोया करते थे और कहते थे कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने किस तरह पार्टी तबाह कर दी। तो जनरल बाजवा को अगर आप बुलाएंगे, जनरल फैज़ को बुलाएंगे, तो उनके पास तो आबिद साहब फाइलें बहुत मोटी मोटी हैं। बात फाइलों की नहीं है, फाइलें सबके पास मौजूद हैं। नवाज शरीफ कितना अजीम इंसान है कि आज तक उसने अपने लब से कोई ऐसी बात नहीं की जिसे कौम को मुंतशिर किया जाए, जिसमें अदारों में तफरीक पैदा की जाए। उसके साथ जुल्म किया गया, उसके ख़ानदान के साथ जुल्म किया गया। तो लेकिन बंदा ये जब इमरान खान अब रो रहा है, कभी जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी फलान पे लगा रहा है, कहता था जनरल फैज़ हमीद तो सेनेट के वोट उसने डलवाए, सेनेट का चेयरमैन उसने मैच फिक्सिंग करवा के दिया। तो ये वो कहता था पार्लियामेंट में MNAs को घसीट कर वो लाता था, उसकी वजह से हम बिल पास कर। गुजरावाला के जलसे में पहली मर्तबा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लिया था। ये भी उन्होंने कहा कि जो अब ये प्रोजेक्ट इमरान खान की वजह से जो महंगाई है, इसके जिम्मेदार जनरल बाजवा साहब कौन है, फैज़ हमीद साहब कौन है। वो एक पूरी गर्दान मियां नवाज शरीफ ने कौम को बताई कि जिनकी वजह से आज कौम मसाइल का शिकार है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के तमाम अदारे मद्दे मुकाबल खड़े हो गए। साहब एक चीज नहीं बताई, मैं बतौर साफी मैं आपसे पूछता हूं। अब आपको शेर हर चीज बता दे तो फिर आप भी शेर बन जाए सारे। क्या नहीं बताया? हमें शेर बनने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ साफी रहने दें आप। बात ये है कि एक चीज नहीं बताई, वो ये नहीं बताया कि उन्हें क्यों निकाला। उन्होंने ये सवाल ये तो आप पूछेंगे उनको क्यों निकाला। नहीं जब आप मियां नवाज शरीफ से इंटरव्यू करेंगे ना, वो आपको जरूर बताएंगे। आप जब आप मियां नवाज शरीफ से इंटरव्यू करेंगे वो बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। चले ठीक है, अब बताएंगे, लेकिन ये सियासतदानों को वक्त पर बताना चाहिए। चंद साहब कि नहीं बताना चाहिए? मैं समझता हूँ सियासतदानों की यही हमारी कमजोरियाँ हैं कि हम वक्त के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हम सच्ची बातें करते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल में ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो वक्त के साथ साथ अगर हम बताते रहें ना, कौम को आप असल चीज़ बताते रहें, कौम को फैसला करने दें कि हमारे सियासतदान बेबस कितने हैं, हमें हुकूमत क्यों नहीं करने दी जाती, या हम हुकूमत इस बैड गवर्नेंस में हमारा कितना शेयर है, दूसरों को कितना शेयर है। ये सच्ची बात है, हम नहीं बताते, ये हमारी गलतियाँ हैं। अब देखें ना, अब जुडिशल रिफॉर्म्स थी, उस वक्त 18वीं तरमीम में नून लीग ने कंप्रोमाइज़ किया इफ्तिखार चौधरी पे, एक तारीखी गलती हुई, उसको फिर भुगता भी सबसे ज़्यादा इफ्तिखार, पहले पीपल पार्टी ने भुगता, फिर नून लीग ने भी भुगता। अगर जजेस की अपॉइंटमेंट ऐसी होती जिसको पूरी दुनिया के एक रोल मॉडल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे जजेस के, तो आज ये क्राइसिस ना होते। ठीक है, बिल्कुल। आखिर में क्विकली, तो कल आपके पास प्लेटफॉर्म है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, पीटीआई ने तो नहीं आना, क्या किया? मुझे ये खबर से हमें लेकिन इन्विटेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, एक्सेप्ट करिए थे, हमें खुद इतला नहीं दी। लेकिन कल आपके पास प्लेटफॉर्म होगा इस सारी बातें करने का। देखिए, ये सारी बातें हमारे उसमें है, एजेंडे में है, और ये सारे डिस्कस करेंगे। और हम ये कहेंगे कि देखिए, इस वक्त के इस मुल्क के साथ जो अब पहले इस्टबलिशमेंट खेलता रहा, अब जुडिशरी खेल रही है, तो पार्लियामेंट अपना ताकत और को दिखाए। देखिए, मैं एक बात बता दूं, पार्लियामेंट अभी भी मजबूत है क्या? हुक्मरान जो इस वक्त बैठे में वो मजबूत है और वो ताकत में है, क्योंकि सारे लब्बे करते हैं, जब भी वो बात करते हैं तकरीर तो करते ना, उनको कहते कमेटी ये बना दिए,
इन जजेस काम को बुलाओ काम करें। ताकि ये जजेस आए, ये अपनी गलतियों का इजाला करे और बता दे कि हमने क्यों किया। नहीं है, फारिग कर दे, फारिग कर दे। नहीं, सुने नहीं, क्यों ये एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बहाल हुए थे। ये तो कोई गिलानी साहब ने नोटिफिकेशन निकाला था, तो उसके ये कोई कहीं और से तो नहीं आए थे। तो एक नोटिफिकेशन पे अगर आप बहाल कर सकते हैं, मैं आपको बात मुकम्मल कर दे रहा हूं, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म, मैं एक नोटिफिकेशन पे आप उसको निकाल भी सकते हैं। शुक्रिया आपका। जिस मुल्क के अंदर लोगों का शुमार बेशुमार मुश्किलात का शिकार हो जाए, वहाँ पर आप पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? सिंध के अंदर से अब आवाज़ें आ रही हैं कि जो मर्दमशुमारी है इसके ऊपर एतराज़ात हैं। MQM के एतराज़ात पहले सामने आ चुके हैं, जमात इस्लामी के एतराज़ात पहले सामने आ चुके हैं। सिंध हुकूमत ख़ुद जो जमात मरकज़ के अंदर एक कोलिशन का हिस्सा है, उसके एतराज़ात भी हमारे सामने अब आए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे पास मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि बुनियादी इख्तिसार के साथ अगर आप बताएं, एतराज़ आपकी जमात का, आपकी हुकूमत का सेंसस पर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, जो बुनियादी एतराज़ है और वो आज से नहीं है, 2017 से हमारा ये एतराज़ चल रहा है वफाकी हुकूमत के साथ। और वो एतराज़ बुनियादी तौर पर ये था कि जब सेंसस में आप डेटा लेते हैं लोगों से, तो उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाता है। उसकी कोई कॉपी जो है उस कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास नहीं होती, उसकी कोई कॉपी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस के पास नहीं होती। तो अगर किसी शहर को, किसी ज़िले को, किसी सूबे को ये डाउट है कि जी हमारी आबादी को आपने सही गिना है या नहीं गिना, उस तनाज़े को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है उस रिकॉर्ड की 3 कॉपियां हो। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है, हल्का है, तहसील है, एक कॉपी वहां पर हो, एक सूबे के पास हो और एक कॉपी जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास चले जाए, ताकि कल को जब प्रोसेस कंप्लीट हो तो अगर किसी का कोई एतराज़ होता है कि जी आपने तलत साहब को प्रॉपर्ली नहीं गिना, आपने मुर्तज़ा को सही नहीं गिना, तो आप उसको जवाब दे सके कि नहीं जी बिल्कुल इनको एक्यूरेटली गिना है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ना माजी में सुना गया ना आज सुना जा रहा है। उसके बाद हमने दूसरी गुजारिश ये की थी कि जो भी रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए उसको नादरा के साथ आपको वेरीफाई भी करना चाहिए। और नादरा को जब आप वेरीफाई कर पाएंगे लेट से, उसमें आपको पता चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि काउंट तो हुए हैं लेकिन उनके पास अपने शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो उनको आप अगेन नेशनल धारे में लाने के लिए उनके आप ID कार्ड वगैरह भी बनवा पाएंगे, रजिस्ट्रेशन का मरहला भी कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उस बात को भी वफाकी हुकूमत ने नहीं माना, जिसका इवेंचुअल नतीजा ये कि हमने अपना पहला जो एतराज़ था मौजूदा सेंसस के हवाले से, तलत साहब, वो मार्च के पहले हफ्ते में हमने वज़ीर आला सिंध ने एहसन इकबाल साहब को ख़त लिखा था और ख़त लिख के उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह किया था। नतीजा ये हुआ कि 2017 जो कि मेरे ख्याल में तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल सेंसस थे, उन सेंसस के मुकाबले में अगर मैं कराची शहर की आपको मिसाल दूं तो कराची की आबादी माजी के मुकाबले में और कम हो गई थी। मैं सिर्फ अपने शहर की बात नहीं करता, अपने सूबे की बात नहीं करता। अगर आप मार्च अप्रैल के फिगर लाहौर के उठा के देखते, अगर आप इस्लामाबाद के उठा के देखते, तो वहां पर भी नेगेटिव ग्रोथ थी। तो हम एहसन इकबाल साहब के सामने, वफाकी हुकूमत के सामने, कदा कलामी अगर मैं आपसे पूछ पाऊं तो इन एतराज़ात के पेश नज़र दूसरी आवाज़ें भी सामने हैं। अभी मैं अयाज लतीफ़ पुलीजो का एक लेटर देख रहा था जो उन्होंने भिजवाया है, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको इस तमाम एक्सरसाइज को स्क्रैप कर देना चाहिए। और वो ये भी उनका मानना है कि तकरीबन मेरे ख्याल में जो फिगर मैंने पढ़ा उस लेटर के अंदर, वो 2 करोड़ के करीब फिगर बता रहे हैं। वो उनके ख्याल के मुताबिक वो काउंट ही नहीं हुआ। तो आपके ख्याल में ये तमाम एक्सरसाइज स्क्रैप करनी चाहिए या इसको अभी आप फिक्स कर सकते हैं? तलत साहब, मेरे लिए ये कहना कि इतने लोगों को अभी तक काउंट नहीं किया गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं ये कहूँगा कि एवरी सिंगल पर्सन शुड बी काउंटेड। और मैं आपको इसका बेंचमार्क आपके सामने इस तरह रखूँगा कि 2017 के जो सेंसस हुए थे, उन सेंसस के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सूबा सिंध की और बलूचिस्तान दोनों की पॉपुलेशन को अंडर रिपोर्ट किया गया है। और हमने एक सर्वे होता है, उसको कहते हैं मिक्स मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे, चारों सूबों में होता है। उसके डेटाबेस के
उसकी जो इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर ये साबित किया था कि आपने सूबाई सिंध की जो आबादी 48 मिलियन रिफ्लेक्ट की है वो गलत है, इट शुड बी एक्चुअली 62 मिलियन। इसी तरीके से जो आपने बलूचिस्तान की तकरीबन कोई 12-12.5 मिलियन कही थी वो भी गलत है, इससे ज्यादा होनी चाहिए। जब आप 2023 में आए तो बलूचिस्तान की आबादी तो अंडर रिपोर्टिंग क्यों आपके मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अंडर रिपोर्टिंग आपके ख्याल में डिलिबरेट है या मतलब आपका खर्चा क्या है, इज इट डिलिबरेट या नहीं? देखिए 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक कंट्रोवर्सी है और तलत साहब उस कंट्रोवर्सी को हर लोगों के अंदर वो कंसेंसस बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी रिकॉर्ड इस्लामाबाद कोलेट कर रहा है उस रिकॉर्ड के साथ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर आप उसको कोरॉबोरेट कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कभी भी कोई तनाज़ा नहीं होगा, हमारे खदशात रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं जो आपको बलूचिस्तान की तलत साहब मिसाल दे रहा था वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी आबादी जो हम 62 मिलियन कह रहे थे आपने 48 मिलियन रिकॉर्ड किया 2017 में और बलूचिस्तान की आबादी को आपने 12.5 मिलियन रिपोर्ट किया था। मौजूदा 2023 के अंदर जो इस वक्त बलूचिस्तान के फिगर आए हैं मेरे पास जो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है वो तकरीबन 19 मिलियन आबादी बलूचिस्तान की हो गई है, यानी कि बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 55% आबादी में इजाफा हो रहा है। तो ये एक अनोमली थी जो साबित करता है कि आपने 2017 के सेंसस को सही तरीके से नहीं किया था कैरी आउट उस प्रोसेस को और सूबाई सिंध के साथ I have to leave it here, मुर्तज़ा साहब, I'm sorry, यहीं पे ख़त्म करना होगा। We understand the point। तो बुनियादी बात ये है कि इतनी अहम संजीदा एक्सरसाइज है तो जब एलाइज भी इसके ऊपर एतराज़ उठाने लग जाएं नकादों के साथ साथ तो फिर आपको कोई तदारुक करना चाहिए और जल्द इसका तदारुक करना चाहिए। आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज को ऐसे ही हवा में मुअल्लक नहीं रख सकते। नाज़रीन, ट्रेंड्स एंड ट्वीट्स, जुडिशरी जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट नामंजूर, पूरी कौम का एक ही नारा, आइन शिकन जजेस से छुटकारा। और जब नाम तस्वीरें ट्रेंड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और फिर ख्वाजा आसिफ जैसी तकारीर आपको पार्लिमान में सुनने को मिलती हैं तो वाज़े हो जाता है कि ये ट्रेंड किस वजह से चल रहा है और इसका नतीजा किस किस्म की लड़ाई में निकल सकता है। तो जो पार्लिमान के अंदर से आवाज़ आपको नज़र आ रही है वही आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए भी नज़र आ रही है। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा ट्वीट्स इस पर हो चुके हैं और मुसलसल ट्वीट्स इसके ऊपर जा रही हैं। IPL का भी मैं एक झगड़ा देख रहा था, विराट कोहली, गौतम गंभीर, नवीन उल हक पर भारी जुर्माने भी हुए हैं। IPL हैज़ ह्यूज प्रॉब्लम्स। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं किसी और फोरम के ऊपर, IPL के अंदर जो घपले होते हैं। लेकिन ये झगड़े जो है मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट्स भी होते हैं। तो लेकिन ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान में भी इसकी दिलचस्पी जो है काफ़ी ज़्यादा है। अली ज़फ़र ने कल एक टी शर्ट पहनी जिसके ऊपर शेर आया, एक निशान बना हुआ था, उसके ऊपर अली ज़फ़र की दुर्गत बननी शुरू हो गई। फिर उन्होंने एक वाज़े बयान दिया कि भाई वो टी शर्ट के ऊपर और भी बने हुए थे, बल्ला भी बना हुआ था। फिर वो टी शर्ट अपनी घुमा घुमा के दिखाते रहे। फिर लोगों ने कहा जी कि जान छोड़ दें और बग़ैर तहकीक किए अली ज़फ़र ने कहा कि सियासी रंग ना दिया करें इन चीज़ों को। तो इसके ऊपर अली ज़फ़र का ट्वीट भी है, वीडियो भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो है कि चेयरमैन इमरान खान अमेरिका मुखालिफ नहीं है। ये अब आतिफ खान साहब ने जो जिस अंदाज से ये बयान दिया है वो कमाल ही अंदाज़ है। ये सिर्फ ये कहना ही नहीं है कि हम माई बाप आपको समझते हैं, इस अंदाज से वजाहतें दे रहे थे मेरे ख्याल में वो एक बदतरीन किस्म की ग़ुलामी की अक्कासी करता है। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ पाकिस्तान का इकनॉमिक रिवाइवल प्लान भी शेयर करेंगे, IMF की बातें भी मानेंगे और हम बिल्कुल भी एंटी अमेरिकन नहीं है। इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी से आपको पता चलेगा कि साजिश असल में हुई क्या। Dr. Asif, thank you very much for giving us this opportunity and introducing us to a friend like Congressman Adam Schiff. You know, the Imran Khan, the fallen government of Imran Khan, they took those contents of cipher off the face value. But as the time passed, through the substantial fact-finding revealed that, you know, the genesis, the real genesis of that conspiracy that was homegrown. Imran Khan has said multiple times that I'm not anti-American, I'm pro-Pakistani. I'm saying once again, Imran Khan is not anti-West or anti-America. He's just pro-Pakistani. You know, he's studied in the West. He's Oxford graduate. He understands West more than anyone else.